स्ट्रेट लाइन में आप सभी व्यूअर्स का खैर मकदम है और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। इस वक्त मेरे साथ राजौरी के सीनियर जर्नलिस्ट सुमित भार्गव हैं। आज का मौजू जो है, बडाल इलाके में जो मिस्टीरियस डेथ के केसेस आए दिन रिपोर्ट हो रहे हैं और इलाके में सफ़े मातम बिछा हुआ है। लोग परेशान हैं, चिंतित थे कि आखिरकार बडाल मिस्टीरियस इलनेस केसेस के क्या कारण हैं। सुमित भार्गव मेरे साथ हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि बीते कल जो है चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब की तरफ से एक हंगामी बैठक को जो है खिताब किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर जो एक्सपर्ट्स से जानकारी ली है और जो फाइंडिंग्स निकलकर सामने आई हैं, जो हम भी देख रहे थे कि उन्होंने कहा है कि ये कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरस नहीं है। तो ये क्या है आखिर सुमित जी, क्या आप देखते हैं? क्योंकि बडाल में मौतों का सिलसिला बदस्तूर जारी है, लगभग 13 से 14 लोग मर गए हैं। अभी तक कुछ फाइंडिंग्स रियलिटीज़ निकल कर सामने नहीं आए हैं, लोग परेशान हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आज़ाद जी, शुक्रिया अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि आपके इस बड़े प्लेटफॉर्म पर हम अपनी बात रखें। सबसे पहले, चूँकि ये एक मेडिकल फील्ड का मामला है तो मैं मेडिकल ओपिनियन तो बिल्कुल नहीं दे रहा, लेकिन चूँकि एक जर्नलिस्ट जो है वो हर एक फील्ड के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ होता है और उसे थोड़ी जानकारी हर एक मामले से होती है, तो मैं उसी एतबार से कोई बात कहूँगा। सबसे पहले, जहाँ आपने इस पूरे मामले की बात की, चूँकि हम 7 दिसंबर 2024 का वो दिन, जब रात को तकरीबन 2:30 बजे हमें कॉल आया कि फ़ज़ल हुसैन नामी एक शख्स व उनके बच्चों को फूड पॉइजनिंग हुई है और उन्हें कंडी से राजौरी रेफ़र किया जा रहा है। उस दिन से लेकर आज जो हमारा 15 अप्रैल का दिन है, 15 जनवरी का दिन है 2025 का, यानी कि तकरीबन 1.5 महीना हो चुका है। इस 1.5 महीने में हमने पूरी तरह से इस केस को फॉलो किया है। मैंने इस केस को फॉलो किया और क्योंकि हमारा काम न्यूज़ रिपोर्टिंग का है तो न्यूज़ रिपोर्टिंग के एतबार से फॉलो किया। वहाँ लोकल से मुलाकात की, इलाके में गए, डॉक्टर्स के साथ बात की, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों के साथ बात की, जो नेशनल लेवल की कुछ एक्सपर्ट टीम्स आई हैं उनसे बात हुई। देखिए, शुरू में पहला केस जब मोहम्मद फ़ज़ल हुसैन नामी एक शख्स का था और उसमें कि वो और उनके 4 बच्चों की मौत हुई थी, तो ये कियास आराइयाँ थी कि फूड पॉइजनिंग का केस है। शायद इन्होंने एक शादी में कोई चीज़, जो इनके घर में एक शादी थी उसमें कुछ ऐसी चीज़ खाई है, उसके बाद कुछ चीज़ खाई, शायद कुछ पुराना खाना खा लिया जिससे फूड पॉइजनिंग हुई। लेकिन जब 12 व 13 दिसंबर के दिन अगला केस सामने आया जिसमें मोहम्मद रफ़ीक जी नामी एक शख्स के 3 बच्चों की मौत हुई थी, उसके बाद चीज़ें पलटना शुरू हुई और फिर ये लगा कि ये एक बड़ा कोई ख़तरनाक कोई वायरल इन्फेक्शन का मामला है। फिर उसके बाद कुछ रोकथाम हुई, कोई फ्रेश केस नहीं आया, लेकिन अब एकाएक पिछले 4 दिनों में वहाँ आपने देखा कि 5 और डेथ्स हो गई हैं। असलम जी के 4 बच्चों की मौत हुई है, उनकी 2 बच्चियाँ अभी भी SMGS अस्पताल जम्मू में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही हैं, और एक उनके मामा मोहम्मद यूसुफ जिनके घर में वो रहते थे, उनकी भी मौत हुई है। जहाँ तक आपने सवाल किया अब इस पूरे मामले से जुड़ा हुआ कि कल जो चीफ सेक्रेटरी अतुल डुल्लू साहब ने मीटिंग ली है, अगर आप उस मीटिंग से जुड़ा हुआ जो प्रेस नोट जारी हुआ है उसको बारीकी से देखेंगे, उसमें साफ तौर पर एक तो उन्होंने इस चीज़ पर जोर दिया कि जितनी भी जो एजेंसीज़ हैं, चाहे वो जम्मू कश्मीर पुलिस है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, डिजीज़ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, एपिडेमोलॉजी से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन है, वो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करें। अब उसके बाद रहा सवाल कि वजह क्या रही है। देखिए, उस प्रेस नोट में चौथे पैराग्राफ में साफ तौर पर यह लिखा गया है कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने उन एक्सपर्ट्स से राय मांगी जो एक्सपर्ट्स अब तक इस पूरे इन्वेस्टिगेशन से जुड़े हुए थे, जिन्होंने सैंपल्स लिए, टेस्टिंग की, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की और उन सैंपल्स को माइक्रोबायोलॉजिकल तरीके के साथ एग्जामिन किया है। उनमें एक, जहाँ तक हमें पता चला कि PGI चंडीगढ़ से जुड़ी हुई एक बड़ी सीनियर माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर्स हैं जो कि कंट्री की एक रिनोन्ड माइक्रोबायोलॉजिस्ट मानी जाती हैं। उन्होंने सीधे तौर पर, और बाकी भी एक्सपर्ट ने सीधे तौर पर ये कहा है कि माइक्रोबायोलॉजिकल स्टडीज़ में कहीं पे भी वायरल, बैक्टीरियल या माइक्रोबियल इन्फेक्शन का जिक्र नहीं हुआ है। इसका मतलब साफ कि जिस तरह की बीमारी हम इससे पहले सोच के चल रहे थे, क्योंकि हर एक इंसान अपने दिमाग से चीज़ें लेके चल रहा है, और कुछ लोग तो इसे काला जादू और जादू टोने के साथ भी जोड़ रहे हैं कि ये जादू टोने का मामला है, मतलब भूत प्रेत की चीज़ें, मतलब हर कोई इंसान अपने जहन के मुताबिक थ्योरी प्रोपोगेट करवा रहा है। उसमें ये थ्योरी भी थी कि वायरल इन्फेक्शन होगी, कुछ लोग वायरल नहीं बैक्टीरियल कहते थे, कुछ लोग फंगल इन्फेक्शन और कुछ पे माइक्रोबियल इन्फेक्शन, में हर एक कैटेगरी आ गई। वो चीज़ें रूल आउट हुई हैं जो मेडिकल फील्ड के टॉप लेवल जो कंट्री के एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कर दी। और अब उसी प्रेस नोट के 5वें पैराग्राफ में सीधे तौर पर यह लिखा गया है कि इन एक्सपर्ट्स ने ये बात कही है कि न्यूरोटॉक्सिन्स के कुछ सैंपल्स में ट्रेसेस आए हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन जो है, मैं मेडिकल फील्ड का आदमी नहीं हूँ, लेकिन जितना मेडिकल स्टूडेंट होने के नाते मुझे जानकारी है, टॉक्सिन्स कई किस्म के हैं
उनमें अल्फाटॉक्सिन है, अलग अलग किस्म के टॉक्सिन हैं, उसमें एक कैटेगरी है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन बेसिकली जहर की वो कैटेगरी हो गई जो सीधे से हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करती है। और वही चीज़ यहाँ मुझे अभी भी याद है कि जब दूसरा केस आया था जो मोहम्मद रफ़ीक जी के बच्चे थे, उस वक्त जीएमसी रजौरी में उन बच्चों को ट्रीट करते हुए एक डॉक्टर साहब ने मुझे ये कहा था कि इनका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, मतलब जो भी नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा है, बेहोशी आ रही है, और वो अजीब सी बातें करना शुरू कर रहे थे बच्चे बीमारी के बीच। अच्छा वाला बच्चा रिस्पॉन्ड करते करते अचानक वो बेहोशी भरी बातें कर रहा था, मतलब उनका नर्वस सिस्टम इफेक्ट हो रहा था। और वो डॉक्टर ने मुझे तब ये कही थी कि जो भी चीज़ है वो न्यूरोटॉक्सिक नेचर की है, लेकिन ये नहीं था कि वो न्यूरोटॉक्सिन है। वो तो अब चीज़ें नेशनल लेवल के एक्सपर्ट्स ने साफ कर दी हैं। अब न्यूरोटॉक्सिन के आगे अब मामला ये रहा, ये तो चलो एक पता चला कि न्यूरोटॉक्सिन है, अब 100% कंफर्मेशन तो दोबारा से कोई स्टेटमेंट आएगी, उसी में दिया जाएगा कि न्यूरोटॉक्सिन्स की वजह से ही ये डेथ्स हुई हैं। लेकिन सवाल ये है कि न्यूरोटॉक्सिन्स आया कहाँ से? कोई ये कहे कि इस पे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म ढीला है, या कोई ये कहे कि कोई तरीके से कार्रवाई नहीं हो रही, वो गलत है। कार्रवाई हो रही है, ढिलाई कहीं है, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि हो सकता है उन्हें इससे भी किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में या और अच्छे तरीके से इलाज दिया जा सकता था। जो डेथ्स हुई हैं या जो बच्चे जिंदा हैं उन्हें इलाज दिया जा सकता है, लेकिन जो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस एपिसोड एंड टुवर्ड्स एनालाइजिंग ऑल द सर्कमस्टेंसेज, वो ठीक है। क्योंकि आप खुद देखें, नेशनल वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट, कंट्री का सबसे प्रीमियर वायरस स्टडीज करने वाला इंस्टीट्यूट, उसकी टीम यहाँ पे। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो डिपार्टमेंट, वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिजीज कंट्रोल पे काम करती है, वो यहाँ पे। पीजीआईएमआर चंडीगढ़ जो कि रिनोन्ड हेल्थ इंस्टीट्यूट है, उसकी टीम यहाँ पे। उसके बाद आईसीएमआर, इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, उसकी टीम यहाँ पे। और आईसीएमआर की हमारे पूरे मुल्क में 2 ही लैब्स हैं जो न जाने कितने 100 करोड़ की लागत वाली हैं। उनमें से एक लैब जो मोबाइल लैब थी वो 8 दिन यहाँ खड़ी रही। तो कोई ये कहे कि इस पे रिस्पॉन्स ढीला था, वैसा नहीं है। जब कंट्री की 2 ही लैब्स है, उनमें से एक यहाँ पे कंडी जैसे एक रिमोट एरिया में 8 दिन लगा के गई है, तो रिस्पॉन्स मैकेनिज्म तो ठीक था। देरी कुछ हुई तो, लेकिन वो भी कहते हैं कि जो ये टेस्ट लिए गए उसमें इतने टाइम तो लगना ही था, वो भी हुआ। अब सवाल ये है कि न्यूरोटॉक्सिन कहाँ से आ रहा है, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हम पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है, क्योंकि पुलिस ने भी एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को गठित किया है, कॉन्स्टिट्यूट किया है, बिल्कुल। उसके अलावा हेल्थ डिपार्टमेंट के भी टॉप लेवल की टीम्स, आज जब मैं और आप 15 तारीख को यहाँ रजौरी में इस वक्त खड़े होकर बात कर रहे हैं, इस वक्त रजौरी में एक और हाई लेवल नेशनल टीम जो है वो पहुंची है, जो अब बढ़ाल भी जाएगी। नेशनल लेवल की टीम्स, पुलिस टीम, बाकी इन्वेस्टिगेशन जो चल रही है, हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये सोर्स पता चलेगा कि आखिर उन न्यूरोटॉक्सिन्स का सोर्स क्या है। अब सवाल यह है कि कुछ लोगों को सीधा पता चलेगा न्यूरोटॉक्सिन मतलब जहर, मतलब कोई जहर देके मार रहा है, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है। इसमें 2 ऑप्शन हैं। एक है क्रिमिनल एक्ट, कि कोई इन सभी लोगों को न्यूरोटॉक्सिक नेचर की कोई चीज खिला रहा है जिससे इनकी मौत हुई। लेकिन दूसरा है इनएडवर्टेंट, मिस्टेकनली, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन जरूरी नहीं है कि वो केमिकल जहर है। कोई ऐसी चीज भी हो सकती है जिसमें कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड यूज किया हो, पेस्टिसाइड यूज किया हो, कोई ऐसा केमिकल यूज किया हो, प्रिजर्वेटिव यूज किया हो जो न्यूरोटॉक्सिक नेचर का हो गया है। और ये मेरे आज सुबह एक अच्छे डॉक्टर से बात हुई, उनने मुझे ये कहा है, पानी, उसके अलावा आप जो भी चीज खा रहे हैं या पी रहे हैं वो न्यूरोटॉक्सिक नेचर की हो सकती है। अगर मीठे चावल बना रहे हैं उसमें 10 इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं, जिसमें सबसे छोटा एक इंग्रेडिएंट एक छोटा सा बादाम का टुकड़ा है, वो भी अगर खराब होगा, उसमें कोई ऐसा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड होगा, केमिकल होगा, प्रिजर्वेटिव होगा, वो न्यूरोटॉक्सिक की शक्ल। लेकिन ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ये हो सकता है। लेकिन अब सवाल ये है सुमित जी, जैसा आपने सारी चीज़ें डिटेल में बताई हैं, बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपने शेयर की हमारे साथ। कहने का मतलब ये है कि सवाल ये है, ये मेरा सवाल नहीं है, लोग चिंता में हैं। ये लोग कह रहे हैं कि यार एक ही कुंबे के 3 परिवार जो है वो ख़त्म हो गए, मतलब बाकी के गिरदो नवा में जैसे आस पड़ोस दाएं बाएं भी लोग रहते थे। आप ये चीज़ समझे ना, आपने बाजार से कोई चीज़ खरीदी, आप अपने ही घर में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अब जरूरी नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें खराब वाली हों। अब जब अगर हम मान के चलते हैं कि किसी एक चीज में कोई भी ABCD चीज है जो बाजार से खरीदी गई है, उसमें न्यूरोटॉक्सिन नेचर है,
ठीक है, हो सकता है वो जब 100 चीजें बन के आई हैं उनमें से किसी एक चीज में न्यूरोटॉक्सिक नेचर हो, वो जिस जिस घर में गई है वहीं घर वाले बीमार पड़ेंगे। अब इसमें एक परमिसेबल लिमिट की बात डॉक्टर्स कहते हैं, वो ये कहते हैं कि एक लिमिट है, जरूरी नहीं है कि जैसे आपके अंदर वो चीज गई आप बीमार पड़ेंगे। आपकी बॉडी का एक अपना थ्रेशोल्ड कैपेसिटी है। आप, हो सकता है वो चीज आज की डेट में मैं भी खा रहा हूँ, हो सकता है वो चीज आज की तारीख में उस बडाल इलाके में बाकी लोग भी खा रहे हो। एक तो इम्यूनिटी पे डिपेंड करेगा, दूसरा आपके जिस्म के अंदर वो चीज एक लिमिट पे जाएगी जब, उसके बाद वो असर करेगी। ठीक, सुमित जी एक चीज और, जस्ट सस्पेक्टेड पॉइजनिंग को लेकर भी काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं, क्रिमिनल एक्ट को लेकर भी उठ रहे हैं। आपको नहीं लगता है कि क्योंकि इस इलाके में कुछ इस तरह की चीजें भी हो सकती हैं, क्योंकि जो मकामी लोगों से हमारी बात हुई है, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये कोई इस चीज के पीछे षड्यंत्र है, पूरी कंस्पिरेसी जो है वो रची जा रही है, क्रिमिनल कंस्पिरेसी। बिल्कुल रूल आउट नहीं किया जा सकता, हो सकता है कोई क्रिमिनल एक्ट हो, क्योंकि मैंने आपको बोला न्यूरोटॉक्सिन का सोर्स क्या है, वो 2 किस्म के हो सकते हैं, या तो इनएडवर्टेंट मिस्टेकन गलती से खाने वाला, या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसे लोग जो कि क्रिमिनल नेचर के हैं, कोई रंजिश है, कोई क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है जो कि उन्हें ये चीज खिला रहे हैं। तो पुलिस को अभी तक कुछ मतलब जानकारी नहीं मिली या कार्रवाई? ऑफिशियली, क्योंकि मैं एक जर्नलिस्ट के एतबार से आपसे बात कर रहा हूँ, पुलिस ने ऑफिशियली तो हमें कोई ऐसी जानकारी नहीं दी है कि, लेकिन ऑब्वियसली अगर पुलिस ने अपनी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कॉन्स्टिट्यूट की है और दीगर तरह की कार्रवाई चल रही है, तो यकीनन पुलिस अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेट कर रही है। अभी तक हमारे पास जो ऑफिशियल स्टेटमेंट इससे जुड़ा हुआ बड़ा स्टेटमेंट सबसे बड़ा आया है, वो जो चीफ सेक्रेटरी साहब की मीटिंग में कल ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये जानकारी दी गई कि माइक्रोबियल, वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, ये एक न्यूरोटॉक्सिन नेचर का। एक चीज़ और, जैसे आपने पूरा इस मामले को लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा रिपोर्टिंग की है और बड़े बारीकी से, बड़े करीब से आपने इसको देखा है। सफ़े मातम इलाके में बिछा है, आप जानते हैं बखूबी ढंग से। किसी भी टॉप लेवल के लीडर ने, एलजी साहब ने, उमर अब्दुल्ला साहब ने, मेंबर पार्लियामेंट साहब ने, या जितने भी हमारे जो मिनिस्टर हैं इस इलाके के, जितने भी रहनुमा हैं जो लीडर अपने आप को कहते हैं या लीडर हैं भी हैं, उन्होंने इस मामले को लेकर इजहार ताज़ियत नहीं की, इस मामले को लेकर कोई ट्वीट तक नहीं किया कि हम बडाल की आवाम के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, कोई कुछ अनाउंसमेंट नहीं की। तो कैसे देखते हैं एज अ जर्नलिस्ट, क्योंकि आप इस पूरे मामले को लेकर अच्छे तरीके से देखते हैं, क्या क्या कहना चाहेंगे? मैं इस पर ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी कोई शख्स वोट देता है तो वो इस चीज़ को लेकर वोट ज़रूर देता है कि आप लोग किसी के सुख में खड़े हो ना हो, दुख में ज़रूर खड़े हों। और आप अगर तारीख के पन्नू को उठाकर देखेंगे तो जो भी लीडर्स बार बार जीते या जो भी लीडर्स रिपीटेडली जीतते हैं इलेक्शंस में, जिन्हें लोगों का साथ मिलता है, वो लीडर वही होते हैं जो लोगों के दुख में उनके साथ खड़े होते हैं। जो लीडर सिर्फ सुख का साथी है वो एक ही टर्म में जीतता है, वो दोबारा जीतता नहीं है। लेकिन जो दुख का साथी है उसे लोग बार बार अपने साथ खड़ा करते हैं। और ये चीज़ आपने भी देखी होगी, आप किसी की शादी में जाएं, वो इंसान आपको भूल जाएगा, लेकिन अगर आप उसके किसी दुख में शरीक होंगे ना, वो आपको बार बार याद रखेगा, क्योंकि दुख की घड़ी में जो साथ खड़ा होता है वो असली दोस्त होता है। तो सुमित जी ने 2 लफ्ज़ों में बड़ी बात कह दी है कि जो सुख में साथ देता है वो उसे दुख में भी देना चाहिए। अगर वो नहीं देता है तो दुख में अगर साथ ना दिया जाए तो वो एक ऐसी बात है जो हमेशा याद रहती है। लेकिन सबसे बड़ा जो अपडेट है बडाल मिस्टीरियस इलनेस केसेस को लेकर, जो लगभग 14 से 15 अमवात हो चुकी हैं, जिस चीज़ को लेकर चीफ सेक्रेटरी अतुल टुल्लू की तरफ से बीते कल एक बहुत बड़ी हंगामी बैठक की सदारत की गई, जिसमें साफ तौर पर जो एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स की फाइंडिंग्स आने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी है कि कोई बैक्टीरियल या जो फंगल इन्फेक्शन या कोई वायरस की कहानी तो नहीं है, न्यूरोटॉक्सिन के रिलेटेड जिक्र किया गया है। हालांकि कितने हद तक सच्चाई है, क्या है, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बडाल के इलाके में सफ़े मातम बिछा हुआ है, लोग परेशान हैं, लोग इस चीज़ की मदद चाहते हैं कि इस पूरे मामले को सही ढंग के साथ खंगाला जाए। सुमित भार्गव सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ एक्सक्लूसिवली बातचीत कर रहे थे, जिन्होंने कहीं ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों पर रोशनी डाली है जिस चीज़ को लेकर लोग भी इस चीज़ को सुनना चाहते थे कि आखिरकार सरकार क्या कर रही है, वहीं इंतज़ामिया क्या कर रही है और बडाल मामले को लेकर कितने हद तक संजीदा है। फिलहाल देखते रहिए स्ट्रेट लाइन, बाकी तमाम तरह अपडेट्स आप तक ज़रूर साझा की जाएगी इस केस के रिलेटेड जितनी भी होगी। आदाब।